का, वो तो कंप्रेस हो गया। 105 का तेल देने के बाद, अपना पेट्रोल देने के बाद, अपना बत्ती का बिल देने के बाद, गैस का सिलेंडर देने के बाद में 90% ऑफ इंडिया के पास क्या बचता है? और उसी लिए कंपल्शन आएगी गवर्नमेंट को कि आपको सब्सिडी प्रोग्राम देने ही पड़ेंगे आपको मार्केट के अंदर में। तो एक तरफ है ग्रोथ, पर दूसरी तरफ है आज की वैल्यूएशन। और मेरा तो सिंपल कहना है निवेशक का कि रिस्क एपेटाइट देख के चलिए, ये मार्केट देख के मत चलिए। अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि जब भी हिलेगी ये मार्केट, तो आपके पास वो स्टॉक तो नहीं है जो फिर आप उसको निकल ही नहीं पाएंगे। और ये हो चुका है 4 साल पहले, आपको याद होगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर में जब करेक्शन हुआ था, लोगों ने 80, 90% पोर्टफोलियो गंवाया था, आपको याद भी होगा शायद, राइट? तो ये मत समझिए कि ये वो भूल जाइए। छोटे खासकर शेयर्स जब जाएंगे नीचे तो फिर लॉक सर्किट ही मिलेगा आपको बेचने के लिए। सो प्रॉफिट बुकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हर सेक्टर का स्टोरी है, हर कंपनी की स्टोरी है। बियॉन्ड द स्टोरी आप उसमें अगर रहेंगे तो आप रिस्क लेंगे, रिटर्न नहीं लेंगे उसके अंदर में। अजय जी, लेकिन मैं इसकी एक एंटीथेसिस आपसे समझना चाहता हूं। 2-3 चीजें जो मुझे लगती हैं, आप मुझे उसको समझाइए जरा। जैसे मुझे लगता है कि एक बड़ा रिफॉर्म टैक्स के सेगमेंट में किया इन्होंने सरकार ने, जो कि अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, जो जीएसटी है। दूसरा एक बड़ा काम उन्होंने सितंबर 2019 में किया कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 23 और 15 कर दिया। नई यूनिट के लिए 15 और पुरानी यूनिट के लिए 23। 2 बड़े काम इन्होंने किए। उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने रेट्रो टैक्स खत्म कर दिया, जो कि एफआईएस के लिए बड़ी राहत की बात है, विदेशियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप रेट्रो पे नहीं जा रहे हैं। और इस सरकार ने बेसिक फंडामेंटल्स कुछ गांवों तक पहुंचाने की चीज़ों की कोशिश की, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, गैस दी, पानी दिया और ये सब दिया। तो शायद सरकार की ये सोच है कि हम पहले इन चीज़ों को दुरुस्त करें जो इसके ज़रिए डिमांड जनरेट हो जाए। एक तरीका होता है कि आप सीधे डीबीटी कर दीजिए, मैं गौतम जी की जेब में $2 लाख डाल दूं और ख़रीदारी करें, तो डिमांड जनरेट हो गई, तो फिर कैपेसिटी आ गई। सरकार शायद दूसरी तरफ से आ रही है, नहीं मैं कैपेसिटी जनरेट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, नौकरियां जनरेट करूंगा, फिर वो खरीदेगा। क्योंकि जितने रिफॉर्म्स अब तक किए गए वो इसी दिशा के हैं। तो क्या ये फ्रूटफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट उसमें एक आप चीज भूल गए कि अगर सिर्फ ये होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे सपोर्ट मिला है कॉर्पोरेट इंडिया को, खासकर जीएसटी से बड़े कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, छोटे को नहीं मिला है। मैं बताऊंगा कैसे नहीं मिला है। बट जो उसके साथ जो हुआ है, जो टैक्स इंक्रीज हुआ है पेट्रोल के ऊपर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो तो हर एक को इम्पैक्ट कर गया। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ड्राइवर है, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आप खुद हैं, हर एक के ऊपर में वो टैक्स आया है। दैट इज व्हाई दे से पेट्रोलियम टैक्स इज द मोस्ट रिग्रेसिव टैक्स इन द वर्ल्ड इन द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक। जैसे तो जो आपने दिया बड़े कॉर्पोरेट्स को, लेकिन जो छोटा जो था कंजम्पशन पैटर्न वाला आदमी था, उसको तो टैक्स सबसे बड़ा लगा है पेट्रोलियम टैक्स का। तो जो आपने ऊपर से दिया वो बड़े कॉर्पोरेट को मिला, लेकिन जो नीचे से जो निकला है वो पीस आज इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। आप अपने घर में बजट पूछ लीजिए या अपने दोस्तों में बात कर लीजिए, अपने घरों में जो काम करते हैं उनसे पूछिए कि कैसे उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो यस, काफी बेनिफिट मिला है टॉप पे। और मैंने बोला जो बेनिफिट मिला कॉर्पोरेट रेट का, जीएसटी का, कॉर्पोरेटाइजेशन का, वो बड़े कॉर्पोरेट को मिला है, वो निवेशक को मिला है बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। जो छोटा निवेशक है, जो छोटा कंज्यूमर है, उसको आज प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज द टैक्स, जो रिग्रेसिव टैक्स है ऑयल का, वो उसकी कंजम्पशन को बहुत जबरदस्त इंपैक्ट कर रहा है। और हुआ क्या, टैक्स भी बढ़ा और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, साथ साथ ग्लोबली दाम बढ़े हैं, तो उसमें को हम लोग कुछ कर नहीं सकते लोकली। बट वो जो खा गया है, जो पैसा, जो 4 लाख, जो भी नंबर एस्टिमेट ले लीजिए, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जो भी नंबर ले लीजिए, वो पूरा कंजम्पशन से निकल के गवर्नमेंट में चला गया। तो वो जितना बेनिफिट आप दिखा रहे थे वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। सुनील जी, आप इस पे क्या व्यू रखते हैं? जो अभी अजय जी ने बहुत सारी बातें कही कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है, जो इन्फ्लेशन हमको दिखता तो नहीं है शायद, लेकिन महसूस जरूर होता है। तो इसके लिए 2 आंसर्स है मेरे पास। मैं ये कहूंगा कि आप आंकड़े देख लीजिए, मार्च 2020 टू नाउ कितने डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और कितना डायरेक्ट इक्विटी का रिटेल फ्लोज इंप्रूव हो गया है। पैसे नहीं है तो कहां कैसे निवेश करेंगे? पैसे है ना, इसलिए आ रहे हैं। एसआईपी बुक लीजिए, 7,000 करोड़ के करीब था मार्च 2020 में, आज 10,000, यानी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? पैसा नहीं है तो कहां से आ रहा है? मैं कहूंगा ना कि जो बात वो कह रहे थे शायद एक लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी में इंपैक्ट कर रहा होगा, मगर जो पैसे वाले हैं, जो कि मार्केट के ऊपर मेरा ध्यान है कि मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी की सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास
वो स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि उनके हाथ में कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, क्या हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ा है, मगर आज क्या हुआ है कि करीबन 15 शहरों में आपने देखा मेट्रो का फैसिलिटी आ गया है, तो लोग अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। सेकंड, उबर, ओला, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे उनको ओनली पे पर यूज करने की जरूरत है, तो वो उनका हर व्यक्ति के पॉकेट में ये पेट्रोल का दाम का असर उतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं। ओके, असर है मगर उतना नहीं है कि उतना डैमेज किया कर जाए। तीसरी चीज है कि सैलरीज बढ़ गई है, कॉर्पोरेट फॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर सैलरीज बढ़ गई है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हमें पता है सभी जगह हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट की सैलरी इंक्रीजेस आ गई है, और खर्चा नहीं बढ़ा है। पिछले 18 महीने में खर्चा अदर देन तेल का दाम कुछ और खर्चा ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली हाई है, और डिमांड का इसलिए आपको इफेक्ट उतना जल्दी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मन नहीं है खर्चा करने का। पैसा नहीं की बात नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि उनको आउटलुक, कोविड के बाद का आउटलुक साफ साफ दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव यूफोरिया आना चाहिए जाके खरीदारी करने के लिए, और उसके लिए सपोर्ट करने वाली चीज है इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग लोन 6.5% में 20 साल वाला लोन कभी आपने सोचा था कि होगा? तो आज एक घर रहने के लिए छोड़िए, भाड़े में देने के लिए, रेंट में देने के लिए आज खाली 3% का डिफरेंस है बिटवीन पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट और रेंटल यील्ड। खाली आपने 3% कमिट किया तो आप दूसरा घर, तीसरा घर खरीद सकते हैं। तो ये सब अंडरलाइंग फैक्टर्स आने वाले दिन में डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे कंज्यूमर डिमांड को। तो मेरी बहुत अलग सोच है प्रीवियस स्पीकर से कि इकोनॉमी की हालत, राइट, एक लोअर लेवल मार्जिनल वर्कर्स के ऊपर शायद हो सकता है, मगर अर्निंग पीपल ऑफ द वर्कर्स के अंदर, राइट, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं। एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो रहे हैं, और ये स्टॉक मार्केट में जो निवेश के नंबर्स, आंकड़े, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो बढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए साफ एविडेंस है कि लोग के पास पैसा है और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसा है तो निवेश कर रहे हैं। तो सिंपल सी आंसर है मेरी जी। अच्छा, कुछ और इनपुट मैं भी दे देता हूं सर कि एक तो आप देखिए, अभी एयरलाइंस में अभी रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया था फुल कैपेसिटी में, और अब तो ऑफिशियली भी सरकार ने कह दिया कि फुल कैपेसिटी पे एविएशन चलेगी। एक दूसरा, आज मुझे किसी ने बताया जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्होंने कहा कि बैंक की लोन ग्रोथ आपको नहीं दिख रही होगी बहुत ज्यादा, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ नहीं आ रही उतनी, लेकिन हाउसिंग ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। हो सकता है कि आपको बैंक के उसमें ना दिखे, एनबीएफसीज में और हाउसिंग कंपनीज में दिख रही है, और बहुत सारे लोग तो पैसे बच गए हैं तो वो सीधे सीधे खरीद रहे हैं चेक से, तो वो शायद दिख रहा है। क्योंकि अभी जो बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आए हैं इंडियन कंपनीज के, हाउसिंग सेक्टर के, बड़ी कंपनीज के, ब्रांडेड कंपनीज के, वो जबरदस्त है, और वो और 4-4 गुना आगे की टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्च तक हम कितना मकान बेच लेंगे। एक ये, और दूसरा जो सर कंजम्पशन का है, ये एक बड़ा विचित्र है जी, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। जो अभी मेगा सेल चली थी ई कॉमर्स वाली, उसमें पहले 4 दिन में $2.6 बिलियन के माल बेचे गए, और टारगेट ये कि पूरे सीजन में $9 बिलियन का बेचेंगे, उसमें से 50% केवल फोन बिकेंगे। अब इस तरीके के कंजम्पशन डेटा भी आते हैं तो आदमी को लगता है भाई पता नहीं है, मतलब कैसे किस तरीके की चीजें डेवलप हो रही हैं। और आईटी सेक्टर में तो खैर 2-2, 3-3 जॉब ऑफर लेके लोग घूम रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी सेक्टर से मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आईटी में तो नौकरियां भी बहुत मिल रही हैं। एक मिनट जरा गौतम जी के पास चलते, फिर अजय जी आपके पास आते ही पॉइंट पे चर्चा करेंगे। गौतम जी, चूंकि इंडियन मार्केट में आपकी भी दिलचस्पी है, इसको आप ट्रैक भी करते हैं और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इस वक्त इंडियन मार्केट में आप किस अप्रोच से आएंगे? और अगर आप कोई सेक्टोरली एनालिसिस करना चाहें कि ये अभी पॉकेट बहुत हमको अच्छा लगता है, तो वही बताइए। उसका 2 तरफा जवाब होगा नीरज जी। पहली बात तो एक चीज का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बुल मार्केट्स में, दैट हम लोग चीप स्टॉक्स ढूंढने के चक्कर में क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट महंगा हो जाता है, स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, तो वो लोग लो पी, लो प्राइस टू बुक, चीप वैल्यूएशन स्टॉक्स देखने लगते हैं, और यही स्टॉक्स हैं जो बाद के बेयर मार्केट में आपका वेल्थ को इरोड कर देते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं, ये पहला अप्रोच है। अगर आपको सस्ते शेयर्स नहीं मिल रहे हैं इन नॉर्मल बिजनेसेस, देन आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर समथिंग कॉल्ड स्पेशल सिचुएशंस। सो स्पेशल सिचुएशंस में डी मर्जर्स, रिवर्स मर्जर्स एंड बायबैक्स, राइट्स इश्यूज, ये अलग अलग तरह की स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं
इसमें आपको क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसमें बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी एट अ रीजनेबल प्राइस, लेकिन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स का सवाल है इंडिया में, सो यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए कि बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है फ्रॉम अ मेगा ट्रेंड, और मेगा ट्रेंड आता है एक बड़े चेंज से, बड़ा चेंज आता है डिसरप्शन से, और डिसरप्शन आता है क्राइसिस से। पिछले साल मार्च में ग्लोबल क्राइसिस आया कोविड की वजह से, लेकिन फ्रॉम एवरी क्राइसिस कम्स अपॉर्चुनिटी। सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उभर के आई हैं ये समझते हैं। एक तो बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया, द शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ये पहला अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है चाइना +1, बिकॉज कोविड के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स समझ गए कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हमें एक ऑल्टरनेट सप्लायर सोर्स भी चाहिए। सो चाइना +1 का भी चलन चला। और तीसरा बड़ा चलन जो है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो डिजिटल अडॉप्शन दुनिया भर में बढ़ रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। सो एंड टेक्नोलॉजी हर एक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। एंड चौथी चीज जो इंडिया स्पेसिफिक है, दैट इज द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा। इनके वजह से Tier 3, Tier 4 शहरों में से काफी यंग निवेशक जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो मार्केट में घुसे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड, ये सिक्लिकल ट्रेंड नहीं है। ये चारों ट्रेंड्स जो मैंने बताया आपको अभी, चाइना +1, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ये एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल चेंज है। सो दिस इज अ मेगा ट्रेंड। और अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इन सब पॉकेट्स में लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन दीज 3-4 पॉकेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए, एनिमल हेल्थ केयर देखिए, कॉम्प्लेक्स एपीआईज देखिए, सीडीएमओ देखिए, क्रैम्स देखिए, मल्टीपल लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस, एक्सचेंजेस, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल स्टोरीज। तो ये सब स्टोरीज तो एनीवेज अच्छे थे ही, इसके अलावा और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं कोविड की वजह से। सो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, लेकिन हाँ वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। सो हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको बस 1 साल का रिटर्न फॉरगो करना पड़ेगा और उसके बाद 9 साल का कंपाउंडिंग आप एंजॉय कर पाएंगे। सो इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट बहुत जरूरी है नीरज जी। बिल्कुल सही है। अगस्त 2006 से 2021 के बीच में जो हमारा क्यूमुलेटिव इंडेक्स परफॉर्मेंस है MSCI का, इंडिया ने $330 बिलियन में रिटर्न रखा है। और आप इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट देखिए तो $240 बिलियन है, और ACWI का $305 बिलियन का। तो यानी इंडिया मार्केट तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है, ये दिख रहा है। अजय जी, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और हमने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत गजब डिसरप्शन दिखता है, और वो जल नहीं होता कि मतलब एक तरफ सामने दिख रहा है कि इतना भयानक तरीके से डिमांड वहाँ पे सर्ज हो रही है, फिर दूसरी तरफ लगता है कि नहीं, ये नहीं भी दिख रहा होता है। तो इस दुविधा के बीच में हमारे दर्शकों, निवेशकों, ट्रेडरों की मुश्किल आसान करिए कि वो कैसे मेगा ट्रेंड पकड़ें। देखिए, आई थिंक आपके जो प्रीवियस स्पीकर बहुत अच्छा कहा कि देखिए क्या आज की तारीख में मेगा ट्रेंड पकड़ने के लिए सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है ई कॉमर्स का। लकीली अब हमारे पास में कंपनियां आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा है कि कितना कहते हुए भी जोमेटो का इशू ठीक गया मार्केट में, और पोस्ट मार्केट भी सस्टेन कर गया प्राइस को। तो हमारे पास पहली बार इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं थी ई कॉमर्स की, तो हम विदेश में निवेश करते थे। अब पहली बार इंडिया में आ रही है, बट कुछ अच्छी कंपनी आएंगी, कुछ खराब भी आएंगी। जैसे एक कार कंपनी आई, बिल्कुल ही मतलब उसका इशू का तो फंडामेंटल का मत पूछिए, तो वो भी आई और उसका स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जोमेटो आया, उसका देख लीजिए, और अब कई सारी आ रही हैं एक साथ के अंदर में। तो एक ट्रेंड तो ये है। बट अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे, एक्चुअली सबसे ज्यादा मुनाफा लास्ट 12 महीने में मोस्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे हुआ है। चाहे आप कमोडिटी ले लीजिए, चाहे आप स्टील ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये जो सेक्टर है इसने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है इकोनॉमी को। तो ग्लैमर तो आया आपका ई कॉमर्स कंपनी से, बट जो पैसा आया आपका वो बेसिक इंडस्ट्रीज से। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जो सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर है, और आज भी वही है, स्टील कंपनीज, कमोडिटी सेक्टर। तो आप अगर मेगा ट्रेंड लेना चाहते हैं तो मेगा ट्रेंड मेरे हिसाब से वैल्यूएशन से लेके चलिए कि जो कंपनियां हैं जिनकी आज रिलेटिव वैल्यूएशन कम है, आप अगर 200 की पी पे लेके कंपनी खरीद रहे हैं आज की तारीख में, मे बी अगले 3 महीने 6 महीने आपको रिटर्न पॉजिटिव भी दे सके,
बट उसका सस्टेनेंस बहुत मुश्किल है। और ये जो मेगा ट्रेंड जो आते हैं इसमें रिस्क भी, आपने सही बोला था कि जब 5 कंपनियां होंगी, 2 चलेंगी, 3 नहीं चलेंगी, तो उसके अंदर में और पी फंड भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर में बेसिक इंडस्ट्रीज इफ यू आस्क मी, उनका रिटर्न मेरे हिसाब से जो बाकी न्यू कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उनसे ज्यादा आएगा लिस्टेड मार्केट में। जो सारा गेन जो होता है जो ई कॉमर्स मेगा ट्रेंड में है, वो एंकर इन्वेस्टर और पी इन्वेस्टर ले चुका है, निचोड़ चुका है। जब तक वो लिस्ट हो रही है आके इंडिया के अंदर में, उनकी जो वैल्यूएशन है उस पर रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो सम एंड सब्सटेंस, पैसा जो है बेसिक इंडस्ट्रीज में हमारे हिसाब से अभी भी 1 साल में रिटर्न ज्यादा आएगा, और जो नई कंपनियां आ रही हैं उसकी लिस्टेड प्राइस के ऊपर में रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज पी फंड सारा रिटर्न निचोड़ के, और जो आज की वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं उसके ऊपर में प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। और जो मैं सुन रहा था काफी देर से जेंटलमैन को कि रिटर्न्स और टीना फैक्टर की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है टीना करके, उससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है मार्केट के अंदर में, बिकॉज अगर आपने फंडामेंटल पे इन्वेस्ट नहीं किया, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जाएंगे उसके अंदर में। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बाजार है, दोनों तरफ चलती है। ये बाजार है और बाजार सुप्रीम है, और उसमें आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा। बातचीत हो रही है मार्केट पे वैल्यूएशंस को लेकर के, सेक्टोरली, लिक्विडिटी, तमाम सारी बातें हमने की। अब थोड़ा इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, समय कम होगा इसलिए सर संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सुनील सर, इस समय भी चूंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दिख रही होंगी एज ए फंड मैनेजर, तो जैसे अभी गौतम कह रहे थे कि बड़े ट्रेंड पकड़िए और बिजनेस को देखिए, तो आप लोग की नजर में इस समय क्या सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है इस बाजार में भी? मेरे को ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है इंफ्रा ड्रिवन है। तो इंफ्रा रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर है, तो उसमें आप सीमेंट लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल्स लीजिए, कैपिटल गुड्स लीजिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स लीजिए, ये सब के लिए भविष्य बहुत बढ़िया दिख रहा है। और वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी वो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स जैसे बता रहे थे कि कुछ सेक्टर्स में रीच हो गया है, वो अभी तक नहीं है। तो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, और एक थोड़ी सी 3 ईयर प्लस की आउटलुक लेके अगर खरीदेंगे तो इंडस्ट्रियल्स, ब्रॉड इंडस्ट्रियल्स में बहुत बड़ा हमें भविष्य देख रहा है। वो एक चीज है। सेकंड चीज में शॉर्ट टर्म में थोड़ी मेरे को अच्छी रिटर्न नहीं दिख रही है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो मेरे को ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, अभी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर में क्या नहीं है, एफएमसीजी नहीं है, क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो है और हाउसिंग एंड रियल एस्टेट है। ये सब मैं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में मान के लेता हूं। वैल्यूएशंस थोड़ी बहुत उधर बढ़ गई है, क्योंकि नियर टर्म वी शेप रिकवरी को मार्केट डिस्काउंट कर रही है, मगर वो इनिशियल 12 to 18 मंथ्स फेज को अगर आपने डाल दिया तो मेरे को 3 ईयर प्लस में वहां पे भी एक अच्छा मुनाफा का फायदा दिख रहा है। तीसरी जो है मेरे लिए है बीएफएसआई, अभी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं खाली लो इंटरेस्ट रेट से लेंडिंग से नेट इंटरेस्ट मार्जिन की स्टोरी जो बैंक्स और एनबीएस के ऊपर है, खाली उसके ऊपर नहीं मैं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ओवरऑल वेल्थ इफेक्ट जो इंडिया में आ गया है, कंज्यूमर सरप्लस जो बात मैंने की थी, वहां पे मेरे को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग कंपनीज, इन सब में मेरे को एक अच्छा मौका दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियलाइजेशन की जो स्टोरी है वो बीएफएसआई सेक्टर अच्छी तरह से प्ले कर सकता है। तो वो मेरे लिए एक सॉलिड सेक्टर दिख रहा है, क्योंकि हर इंडेक्स में भी उसका एक वेटेज शामिल है। तो नेचुरली इंडेक्स के मुंह को पकड़ने में भी आपको बीएफएसआई स्पेस को ध्यान देना जरूरी है। तो 3 सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दूसरी सेक्टर, और बीएफएसआई स्पेस तीसरा, ये 3 के ऊपर हमारी ध्यान होगी। अजय जी, आपकी नजर इस समय कहाँ है, तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भी, कि इस समय बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अलर्ट करते हैं कि आपको सावधान है। देखिए, फैंसी में नहीं बहना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका ही लगता है, लेकिन स्टिल अपॉर्चुनिटीज तो बहुत दिखती हैं। तो आप लोगों की नज़र कहाँ पे है? जी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया था हमारी आज की तारीख में कमोडिटी स्टॉक्स में है, स्टील स्टॉक्स, एल्यूमिनियम स्टॉक्स। तो अगर आप हमारा कस्टमर्स हमारा पोर्टफोलियो देखें, 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट इन्हीं सेक्टरों के अंदर में, कंपनियों के अंदर में है, बिकॉज यहाँ पे हमको वैल्यूएशन भी ठीक है, रीजनेबल लगती है, प्रॉस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो कमोडिटी सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम,
दिस नॉन फेरस, फेरस दो, दिस इज अ वन बिग सेक्टर जहां पे हमें लगता है कि अगला 2 साल तक तो आराम से हम अपनी रिटर्न कमा सकते हैं, और नहीं भी आएगी तो मतलब रिस्क इसमें सबसे कम है, रिस्क भी लेके चलेंगे साथ में तो सबसे कम है। सेकेंड लॉट जो हमारे पास में है सबसे बड़ा है वो है जो PSU कंपनी जो डेवलपमेंट के लिए है, और उनसे अच्छे रिटर्न भी आ रहे हैं हमारे को क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है। तो एक ब्लॉक है जो PSU स्टॉक का है, जैसे आपने देखा BPCL में 58 रुपए का डिविडेंड भी दे दिया उसने, वापस शेयर भी वहीं पहुंच गया वापस, और अब डेवलपमेंट के लिए वो होपफुली आगे एयर इंडिया के बाद में कई सारी कंपनी बढ़ेंगी। तो जो डेवलपमेंट की कंपनियां हैं उसके अंदर में PSU के स्टॉक के अंदर में हमारा काफी सारा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है बट मोनोपोली कंपनीज में है, जहां हम देखते हैं कि 1 या 2 कंपनीज ने मार्केट को पूरा घेरा हुआ है, जैसा एग्जांपल ले लीजिए पिडिलाइट ले लीजिए या अदर एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट काफी फोकस किया हुआ है कि सेक्टर एग्नोस्टिक होते हुए भी कि जो ये कंपनियां मोनोपोली हैं इन्हीं को सुपीरियर रिटर्न मिलेगी। स्मॉल और मिड कैप के अंदर में प्राइमरली हमारा फर्टिलाइजर और केमिकल में इन्वेस्टमेंट है आई थिंक, इसके साथ में, और बैंकिंग में आप हैरान हो जाएंगे, अभी उन्होंने कहा बैंकिंग में ऑलमोस्ट जीरो है बिकॉज इट्स ए कंपैरेटिव स्पेस, बैंक का परफॉर्मेंस भी आपने देखा है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी, तो हमारे हिसाब से उसका रिटर्न सबसे कम आएगा इन सेक्टर के मुताबिक। गौतम सर, आप लोग कहाँ पर नजर रखे हुए, नए जमाने के स्टॉक्स में या आपको भी लगता है मोनोपोली मोड बहुत बढ़िया है, जैसे IRCTC मोनोपोली मोड है लेकिन बहुत भाग गया है वो, आप लोग कहाँ नजर रख रहे हैं इस समय? तो नीरज जी, मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं बाप, बाय एट एनी प्राइस, और दूसरा होता है GARP, गार्प, ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। और मेरे 15 साल के अनुभव में मैंने देखा है एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा काम करती है वो है ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में मैं उन कंपनीज को देख रहा हूँ जो बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन खत्म कर चुके हैं पिछले 6-7 महीने में, एंड जिनकी अर्निंग्स अभी आनी बाकी है, वो स्टिल रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। दूसरा एरिया जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशंस में आपको अच्छे क्वालिटी एसेट्स मिल सकते हैं वो है डीमर्जर्स। सो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज कम्स इन अ डीमर्जर, जब एक कंपनी जो डेट के भार के अंदर दबी हुई है उसको मजबूरी में अपना क्राउन ज्वेल एसेट एक दूसरे बायर को बेचना पड़ रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फिर मार्केट क्या करता है, जैसे ही वो क्राउन ज्वेल एसेट वो डेट वाली कंपनी से बाहर निकलकर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम के हाथ में आ जाती है या एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के हाथ में आ जाती है, तब वहां बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। तो वो एक और एक अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक न्यू एज बिजनेसेस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कंपनीज लाइक जोमेटो, पेटीएम और बाकी कंपनीज की बात कर रहे हैं, सो आई वुड लुक एट कंपनीज जो ऑलरेडी ब्रेक इवन लेवल पे पहुंच चुके हैं, एटलीस्ट एट द एबिटा लेवल, या एटलीस्ट जिनके यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हैं, कंट्रीब्यूशन लेवल पॉजिटिव है। सो उसमें उस एरिया में से काफी सारे प्रॉमिसिंग IPOs आने वाले हैं, सो उन पे मेरी नजर है। सो लेट्स, बट वो लोग काफी एक्सपेंसिव, वो स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे लिस्ट करेंगे, तो इसलिए उनमें लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, बिकॉज आपको इमीडिएटली रिटर्न्स मिलेंगे नहीं। जब तक वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे, ज्यादातर उसका जूस निकल चुका होगा, तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा उन स्टॉक्स में। सो ये सम ऑफ द फ्यू एरियाज व्हिच आई एम लुकिंग एट। बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शो को समाप्त करूंगा 2 छोटी छोटी बातें बता के। सेंसेक्स 1992 में 5000 था, फिर 2003 में 6000, यानी उस दौरान सिर्फ 1.5% का CAGR था, जबकि FD का रेट 12% था। फिर 2007 में 15000 का था, 2008 में 22500 का था, 50% का जंप था, लेकिन फिर बीच में एक क्रैश आया था, फिर लिक्विडिटी डाली गई। जनवरी 2008 में 22500 का था, अक्टूबर 2008 में 15000 का था, और आज 61000 का है। CAGR 12%। स्टोरी का क्या मोरल है कि आपको टाइम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स राइट प्राइस पे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे तीनों एक्सपर्ट भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे अच्छा कोई एसेट क्लास हो नहीं सकता जहां आप सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रियल एस्टेट कुछ भी नहीं हो सकता इससे बेटर। लेकिन फैंसी में बह जाना, इमोशनल हो जाना, दौड़ के खरीद लेना, ये नहीं करना चाहिए। समझदारी के साथ करिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।